आज मेरा आउटडोर करने का मन किया, तो ये मेरा स्टूडियो के पास ही है। एक ये मोनूमेंट है, पुराना किला टाइप का। यहाँ में आके ना बर्ड्स, एनिमल्स, गिलेरी काफ़ी मिलते हैं यहाँ। गिलेरी के ऊपर मैं काफ़ी मुझे पसंद लगता है, मैं करता हूँ। गिलेरी के ऊपर काम किया काफ़ी, बर्ड्स, काव, बुल्स भी कभी कभी। और ये मेरा आज जस्ट अभी फाइनल हुआ है। सुबह का अभी 8 बज रहा है। और मेरा और कुछ भी किया हुआ है, ये कल किया था मैंने, स्केच टाइप का जितना हो सके आउटडोर में। एनिमल, बर्ड्स, ये सब करता रहता हूँ। बाहर बैठ के ना काम करने में मुझे अच्छा लगता है। सिग्नेचर कर देता हूँ फाइनल। अच्छा, ये जो काम है मैं पेंडेमिक में स्टार्ट किया और मैं इंस्पायर हुआ था। मेरे स्टूडियो में एक स्कल्पचर है, मैं शायद उस दिन दिखाया था आपको। और ये जो स्कल्पचर है मेरा एक पेंटिंग से इंस्पायर होकर काम कर रहा हूँ मैं। और इसमें ये वाला पेंटिंग, ये वाला से, तो ये मेरा बहुत फेवरेट पेंटिंग है। इसको मैं अभी
रिलीफ वर्क कर रहा हूँ, लो रिलीफ में, मीडियम लो रिलीफ हाई रिलीफ का मीडियम ये में कर रहा हूँ इस वजह से। इनकम्प्लीट है, इसको स्टार्ट किए हुए अभी 2 दिन हुआ है, तो इसमें लगेगा टाइम 10-15 दिन तो लगता है। एक्चुअली ये स्कल्पचर से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। 3 ग्रेसेस ये वेस्टर्न स्कल्पचर है और इसी से ये कब से मेरे स्टूडियो में है, मैं कहीं से ख़रीद के लाया था और मैं सोच रहा था कि ये स्टाइल में मेरा काम हो, मैं कुछ करूं कभी। तो ये पैंडमिक में मुझे ये मौका मिला, मैं एक अभी स्कल्पचर स्टूडियो डेवलप किया और कुछ लो रिलीफ और हाई रिलीफ में कुछ काम कर रहा हूँ। तो इसी से इंस्पायर होके मैं वो स्टार्ट किया एक्चुअली। तो अभी चलेंगे, स्कल्पचर स्टूडियो भी चलेंगे, वहाँ मैं दिखाऊंगा वो काम कि किस तरह अभी कर रहा हूँ। कुछ क्ले में किया, गोल्ड फॉइल के देखेंगे। बस बंद कर। दिल्ली आने के लिए मैं तब सोचा जब उड़ीसा से मैं बनारस आया। कभी मैं सोचा नहीं था कि उड़ीसा से भी मैं कभी बाहर आ पाऊँगा। जब मैं बीएफए कर रहा था, जब ये मौका मिला, फिर मैं बनारस आने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे पढ़ाई के बाद दिल्ली जाना है। साथ साथ मुझे एमएफए फाइनल ईयर में था, मुझे जॉब भी लगा। मैं जॉब करना नहीं चाह रहा था और मेरे जो गाइड थे वो कहे कि तुम जॉब क्यों नहीं करना चाहते हो, जॉब के साथ तुम काम भी कर सकते हो और जब तुमको लगेगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या जॉब छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। तो फिर मैं केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू निकला था, उसमें भरा और मैं 5 जगह भरा था, उसमें से मुझे 3 जगह में मेरा हो गया था। फिर मैं धनबाद को प्रीफर किया जो कि उड़ीसा रीजन में आता है, भुवनेश्वर रीजन में, और मेरा घर भी वहाँ से नज़दीक है। मैं ऐसे एक जगह करना चाह रहा था जॉब जहाँ एक मेट्रो सिटी, एक बड़ा शहर पास में हो। तो कलकत्ता से धनबाद 4-5 घंटा का रास्ता तो मैं था, तो मैं बीच बीच में हर संडे महीने में एक बार तो कलकत्ता भी घूम के आता था। तो इसीलिए मैं वो चुना और जॉब में रह के फिर मैं कुछ वहाँ मेरे सीनियर स्टूडेंट्स को मैं ठीक किया जो मेरे पास सीखना चाह रहे थे। तो उनको लेके मैं स्केचिंग वगैरह करना शुरू किया, जो मैं सोचा कि मैं काम ना छोड़ूं जॉब में रहते हुए, और डेली स्केचिंग करना, वाटर कलर करना। तो वहाँ का भी एक नया एटमॉस्फेयर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मैं उसमें स्केचिंग किया और 1999 में मैं फिर धनबाद से दिल्ली आने के लिए मतलब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और लकीली मुझे ट्रांसफ़र मिला है। मैं
99 नवंबर में आया। मैं सबसे पहले काम किया कि एज एन आर्टिस्ट में किसी को परिचय नहीं दिया। कोई भी गैलरी में जाता था एज ए विजिटर, शो वगैरह अटेंड करता था, काम देखता था किस तरह काम चल रहा है, क्या है, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ, मेरा काम किस तरह है, उसको कैसे डेवलप करना है, लोग किस तरह काम पसंद कर रहे हैं। तो ये सब मैं ऑब्जर्व किया और 1 साल के बाद मैं फिर एक शो किया और इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक छोटा सा गैलरी था, कन्वेंशन फॉयर, वो मेरा पहला सोलो शो वहीं पर हुआ था। और उसी में ही मुझे मौका मिला, जो चावला गैलरी के जो ओनर है शिवानी चावला, वो आई थी, मेरा काम देखी थी, मेरा एब्सेंट में देखी थी। एक्चुअली हाफ डे में स्कूल में रहता था और हाफ डे आके वहाँ अटेंड करता था गैलरी। तो उनको किसी को मैं बैठा के गया था गैलरी पे, तो आके बोली कि आर्टिस्ट कहाँ हैं, तो वो कह के पास में गए हैं, आएंगे आप। फिर वो अपना विजिटिंग डायरी में लिख के गई, अपना कार्ड छोड़ के गई कि का काम मुझे अच्छा लगा और शो के बाद आप ज़रूर आके मिलना। तो फिर मैं जस्ट मैडम निकल रही थी और मैं गैलरी पे एंटर कर रहा हूँ। तो मेरा जो स्टाफ था वो मुझे इशारा किया, मैडम से मिलो। और जैसे मिला, मैडम के मुंह से ओ यू आर टू यंग, आपका काम अच्छा लगा, मैं कार्ड छोड़ के गई हूँ और आप ज़रूर आना मेरे गैलरी पे और मिलना, काम दिखाना। फिर उनके पास मैं गया मैडम से, फिर मैं अपॉइंटमेंट लेके वहाँ का जो मैम बोली थी कि जो भी डिसाइड करते हैं गैलरी पे किसी को रखना नहीं रखना, हमारा मिस्टर DV चावला, उनके फादर इन लॉ है, तो वो डिसाइड करते थे। तो मैं काम लेके उनके पास फिर गया, 5-6 काम लेके। तो मिस्टर DV चावला से अपॉइंटमेंट लेके मैं उनके पास पहुंचा, 5-6 काम लेके। तो उसमें से कुछ मेरा वो बनारस घाट सीरीज़ का था, जिसको मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे में किया था, और फिगरेटिव वर्क। जब मैं शो लगाया था उस समय मुझे याद है कि मैं हर तरह का काम उसमें लगाया था। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी था और मेरा घाट भी था, जो बनारस घाट किया है, और फिगरेटिव वर्क। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे फिगरेटिव वर्क को पसंद किए और बहुत सारे आर्ट क्रिटिक भी आए थे, गैलरिस्ट आए थे, सब ने मेरा ये स्टाइल को पसंद किए थे। तो सब ने कहा कि इसमें एक इंडिविजुअलिटी है, आप इसको डेवलप करो। इवन DV चावला साहब भी जब जैसे काम देखे तो उनको अच्छा लगा, तो सबसे पहले ये पूछे कि तुम्हारा प्राइस क्या है। तो मैं 3x4 की कैनवास थी और उस समय मेरा रेट 20,000 था, रखा था मैं। तो 20,000 बोला तो उनके मुंह से निकला वो टू रीजनेबल, क्योंकि उनके गैलरी पे सारे मास्टर्स ही होते थे, अभी भी हैं, वो मास्टर्स को ही खास करके डील करते हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि मैडम ने मेरा काम देखी और गैलरी में रखने के लिए, मुझे जगह देने के लिए इनवाइट की। और वो मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट था आर्ट करियर की। फिर मैं काम रखा, फिर मुझे कुछ ही दिन बाद, 2-3 दिन बाद, नहीं 1 हफ्ते बाद एक कॉल आया DV चावला सर से। जब मैं काम रख के आया कंसाइनमेंट बेसिस में, फिर मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही DV चावला साहब का फ़ोन आया कि असित कंग्रेचुलेशन, आप आओ, आपका काम सेल हुआ और पैसा लेके जाओ। मुझे याद था मैं उस समय स्कूल में ही था और सीधा स्कूल से डायरेक्ट मैं गैलरी पे गया और पैसा लेके आया। ठीक, और 7 दिन बाद और एक पेंटिंग सेल हुई। तो बोले, फिर चावला साहब ने बुलाया और पैसा दिए और सबसे पहले पूछे कि तुम्हारे पास कितना काम है।
मैं कहा है अभी कुछ एक शो हम देना चाहते हैं और उसके लिए आप तैयारी करो, अगले महीने 1 महीना टाइम है अभी, और हमारा गैलरी के हिसाब से आप देख लो कितना पेंटिंग चाहिए और आप इस सीरीज़ का काम करो। और मुझे याद है उस समय मिस्टर डी.वी. चावला दिखाए थे केशव मलिक साहब को मेरा काम, और बहुत तारीफ़ किए थे। वो मेरा पहला कैटलॉग में वही लिखे थे, और वो भी यही कहते कि असित तुम इस काम को इसी में स्टिक होके काम करो, इसमें तुम्हारा एक इंडिविजुअलिटी है और ये तुम्हारा एक ये काम तुमको एक पहचान देगा। तो अभी भी मुझे ये बात याद है। और वो शो मेरा जो पहला शो था चावला गैलरी में, वो 100% सोल्ड आउट था। तो बहुत ही अच्छा शो रहा, चावला साहब भी बहुत खुश हुए। और मुझे एक चीज़ याद है कि पहला दूसरा दिन है, दूसरे दिन में ही शो का मुझे 50% वर्क सोल्ड आउट हो गया था। जो चावला साहब बोले इसको अभी क्यों रखें और कुछ नया काम लाओ, इसमें टांगेंगे। तो मैं कहा हाँ, कुछ मैं कर रहा हूँ, इनकम्प्लीट है, मैं लेके आता हूँ। तो फिर मैं घर आया और रात में लग के एक पेंटिंग बनाया और दूसरे दिन लेके गया। और पूरा वेट था मेरा, क्योंकि एक्रेलिक बेस एंड ऑयल फिनिशिंग होता है, तो ऑयल तो जल्दी सूखता नहीं है। तो जब मैं बाहर लेके आया और गाड़ी से उनके जो स्टाफ थे वो लेके ऐसे पकड़ के लेके आए, उनके शर्ट में पूरा कलर लग गया। तो वो तो बहुत डर गया था, क्या होगा, चावला साहब तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो मुझे बोला सर आप मत बताए। मैं कहा कुछ नहीं है, मैं हूँ ना, आप लेके आओ। कुछ है ब्रश वगैरह तो नहीं था, मैं कहा रुई या कॉटन कुछ होगा, लेके आओ। और उसको टचअप किए और बहुत ठीक हो गया। और मुझे तो चिंता थी उनके शर्ट ख़राब हो गया, तो मैं कहा कि शर्ट का पैसा मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। नहीं सर आप तो नौकरी बचा दिए। और वो काम लगा है। मुझे याद है उस समय संजय भट्टाचार्य आए थे शाम को एग्जीबिशन देखने, और उसी समय वो जाने के बाद वो पेंटिंग भी निकल गई थी। तो ये सब है स्वीट मेमोरीज। और उसके बाद जो शो मेरा अच्छा रहा, उसके बाद मुझे जो उनका मैनेजर है वो पीछे पड़ के बोले कि सर आपको अभी जॉब की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ऐसे ऐसे जगह गया, आप जॉब छोड़ दीजिए। तब मैं वो डिसीजन लिया। हाँ, वो शो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद उनके जो मैनेजर चावला गैलरी के, मुझे याद है, वो मुझे बोलते थे पटनायक साहब आप अभी जॉब छोड़ दीजिए, जॉब की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं कहा क्यों? बोले नहीं आपका काम ऐसे ऐसे जगह गया, और देखो पहला शो है आपका, सारे काम बिक गया, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, हाँ स्कूल के वजह से आप पूरा काम नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ मेरे दिल में दिमाग में रहा। फिर मैं फिर भी 2-3 साल में खींचा है। 2003 में मैं एक्चुअली रिज़ाइन किया जॉब से, और अभी मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ दिल्ली में।
एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं। एक दो इंसिडेंट क्या, ये किस्सा मुझे अच्छा लग रहा है, हर समय याद आता है। 2013 में मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में शो था मुंबई में, सोलो शो, और मेरा आखिरी दिन है, 7 दिन का शो होता है। तो लास्ट डे में मेरा लगभग मैं उसमें 17-18 पेंटिंग लेके गया था और अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। मेरा 15 पेंटिंग सेल हो गया था ऑलरेडी और अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। और लास्ट डे था मेरा, जो बड़ी पेंटिंग है 2-3 बड़े साइज़ का लिया था मैं, वो पेंटिंग सेल नहीं हुई थी। तो मैं सुबह सुबह मेरे जो स्टाफ था साथ में, मैं उसको बोला यार आज ये सेल हो जाता तो अच्छा है, कुछ खोलना और पैकिंग करने का ज़रूरत नहीं होता, तो वो सारे निकल जाता तो अच्छा होता हमारे लिए। ऐसे सोच के हम गैलरी में जस्ट एंटर किए, सुबह 11 बजे की बात है। और लास्ट डे में हम लोग को सबको, जो क्लाइंट ने लिए उनको पेंटिंग डिलीवरी करना होता है, तो उससे पहले मैं वो सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट। तो उसमें मैं कहा कि उसको, मैं स्टाफ को बैठाया, मैं कहा कि मैं ये बना के ले आता हूँ, सुबह सुबह का टाइम में कोई तो नहीं आएगा, ठीक है, कोई अगर आता है तो मुझे फ़ोन करो, अगर कुछ डिस्काउंट मांगता है तो फिक्स था कि 10% तुम बिना पूछ के दे सकते हो, और आगे कुछ होगा तो मुझे बोलना। तो फिर जस्ट मैं 10-15 मिनट हुआ होगा, मेरा वो स्टाफ का कॉल आया कि साहब आ जाओ, कोई आए हुए हैं और आपके पेंटिंग पूछ रहे। मैं कहा बताया है तुम 10% दे दो डिस्काउंट। बोला नहीं, उनको वो आके पूछ रहे हैं कि भाई मुझे कौन सा पेंटिंग अवेलेबल है। तो बोला सारे तो सेल हुआ, ये 3 बड़े पेंटिंग है। तो कह रहे तीनों पेंटिंग लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है। तो उसके बाद मैं आ रहा हूँ, तब तक वो थोड़ी देर में उसका फ़ोन आया। बोला सर मत आओ, मैं तो, मुझे लग रहा है ये मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। मैं कहा कि नहीं यार, ऐसे नहीं होता है कि टाइम पास कोई करे, हो सकता है तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर जब मैं पहुँचा, वो शायद वो टॉयलेट में गए थे और मेरा स्टाफ कह रहा कि सर ये तो मेरे से 5 रुपया लेके गए हैं। वो टॉयलेट में शायद वो कॉइन देना पड़ता है, उनके पास नहीं होगा। बोले सर आपका पेंटिंग क्या खरीदेंगे जो मेरे से 5 रुपया लेके गए। तो मैं कहा ऐसे कुछ नहीं है, हो सकता है वो अच्छे सीरियस का क्लाइंट होंगे, तुम ऐसे में उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। थोड़ी देर में वो आने के बाद बोले वो यू आर द आर्टिस्ट, यू आर टू यंग। तो वो बताया कि मेरा आपका, मुझे जो पेंटिंग पसंद है सारे आपका बुक हो चुका है। तो मैं सोचा कि ये जो बचा हुआ मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये तीनों पेंटिंग मुझे चाहिए, आप बताओ। अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट टाइम है, क्योंकि मैं गैलरी घूमने तो नहीं आया था, मुझे किसी को मैं टाइम दिया था यहाँ, मतलब लैंडमार्क दिया था कि मैं जहांगीर में वेट कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो तब तक अब 5 मिनट में मुझे टाइम है, आप बताओ क्या डिस्काउंट। कुछ डिस्कशन किए, मैं 10% दे रहा था, उनको थोड़ा और बढ़ा दिया 5-10%, तो तुरंत एग्री हो गए और बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरा अकाउंटेंट का नंबर ये है, ये आपको कॉल करेगा। और मेरे सामने ही उनको कॉल करके बात करवा दिए। बोले इनका ये है, ये अमाउंट बन रहा है, आप आ जाओ और चेक बुक लेके, और इनसे आप पेंटिंग भी लेना और 2 स्टाफ लेके आना, क्योंकि पैकिंग खुद करके इनका 7 बजे गैलरी बंद होगा और उस समय पेंटिंग लेके आपको जाना है। तो फिर वो आके फिर जो भी था चेक पैक दे के क्लियर किए और वो सारे पेंटिंग पैक करके लिए। उस दिन मेरा 100% मतलब सोल्ड आउट हुआ है सारे पेंटिंग। और ये एक किस्सा है, बाद में मुझे पता चला, मतलब वो आए थे जब दिखा रहे थे कि वो सिंगापुर का क्लाइंट थे वो, और वो NRI हैं, उसमें उनका घर का वीडियो वगैरह मुझे दिखाए थे। तो काफ़ी सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट का कलेक्शन है, और इंडियन आर्ट में आर्टिस्ट में हुसैन का काम काफ़ी सारे है और सुजा का भी है। और उसके बाद वो कहे कि आपका कोई पेंटिंग मुझे नहीं मिला जो पसंद था, इसीलिए मैं लिया, क्योंकि मुझे कोई पेंटिंग छोड़ना ही नहीं था। ये एक अच्छा यादगार किस्सा है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आ रहा है कि मेरा
दिल्ली में एक गैलरी पे शो था शायद चावला में, तो एक शुरू की बात थी, मुझे लग रहा है कि 2006 की बात है। एक लड़की आई, यंगस्टर थी, वो काम शायद कॉलेज की स्टूडेंट थी, और उसको मेरा काम बहुत ही पसंद आया। तो वो बोलने लगी कि मैडम से बात की कि ये पेंटिंग तो मैं ख़रीद नहीं सकती हूँ, इनका जब मैं एक दिन कभी ना कभी ख़रीदूँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं दिल्ली आऊँगी और मैं उसमें मुझे इतना परमिशन दीजिए कि मैं सुबह शाम पेंटिंग के सामने बैठूँगी। तो मैडम अलाउ किए और सुबह आती थी और शाम तक पूरा दिन बैठ के काम देखती थी। क्या करती थी मुझे पता नहीं, ये पेंटिंग के पास, वो पेंटिंग के पास, फिर मैं तो नहीं रहता था, फिर भी कभी कभी मैं आता था तो वो मिलती थी। तो ये एक अच्छा स्वीट मेमोरी है। और फिर बाद में मेरा कोई कनेक्शन में नहीं रहा, कहाँ गई क्या है, लेकिन वो एक लोग ऐसे भी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ और एक भी इंसिडेंट है, जहांगीर का मैं बता रहा हूँ। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में एक लेडी आई, जिस दिन मेरा ओपनिंग था, वो पेंटिंग मेरा पहले बुक हो गया था, और वो जब आई एक पेंटिंग के पीछे ही पड़ गई कि ये पेंटिंग मुझे चाहिए। तो मैं कहा ये तो सेल हो गई, ये कैसे सेल हो सकता है, ये कैसे हो, मेरे आने से पहले ये मुझे चाहिए ही चाहिए। और उनको एयरपोर्ट जाना था, वो मैडम का नाम मुझे याद नहीं है, कहा कि मेरे पास 1 घंटा टाइम है, उनसे बात कर लो, जो लिए हैं उनको दूसरा पेंटिंग दे दो, ये पेंटिंग तो मुझे कैसे भी चाहिए असित, तो करवा दो। नहीं हो पाया, बहुत नाराज़ हो। मैं कहा मैम और एक ले लो, ये वाला ले लो, उससे कहना नहीं यही मुझे चाहिए था। और मतलब बहुत ही कोशिश की, वो मैडम से भी बात की जो बुक किए थे, बोले हम तो पसंद करके लिए हैं और असित के स्टूडियो आके लिए थे, मतलब शो से पहले वो आके देख के पसंद किए थे, तो मैं बुक कर दिया था, वहाँ पर वो बिंदी लगा दिया था। लेकिन बहुत नाखुश होके गई है। तो ये भी ऐसे भी लोग होते हैं, आते हैं, मिलते हैं, तो कभी कभी अफसोस भी होता है, दूसरा पेंटिंग तो नहीं बना सकते हैं और उसी तरह, तो ऐसे रहता है बहुत सारे एक्सपीरियंस।
आर्टिस्ट के लिए कैंप का अहमियत बहुत है, क्योंकि हमारे ये प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा पहला कैंप के बारे में मुझे याद आ रहा है, जब मैं दिल्ली आया था 2001 में। आके मुझे 2-3 महीना हुआ कि नहीं, मुझे एक कैंप का ऑफ़र आया। उस दिन मैं इतना खुश हुआ था, मैं कहा अभी तो मैं दिल्ली आया, लोग मुझे कैसे जाने। और कैंप वो आईफेक्स का कैंप था और ऑल इंडिया कैंप था। तो मैं वहाँ पर बहुत खुशी से गया और उसी में मुझे अभी तक याद है कि मेरा एक फ्रेंड मिला जो कि उसका कैनवास मेरे सामने ही था। दोनों हम लोग पहले दिन कोई बातचीत भी नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन नहीं। वो बाद में पता चला वो हैदराबाद से, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा काम उसको अच्छा लग रहा था, उसका काम मुझे अच्छा लग रहा था। 2 दिन हम लोग देखे, तीसरे दिन मिले, आगे बातचीत हुई। फिर उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होता था, तो हम लैंडलाइन नंबर एक्सचेंज किए और अभी तक वो दोस्त मेरा सबसे करीब दोस्त में है। और कैंप में बहुत चीज़ होता है। हम बहुत कैंप में सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी मिलते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, वो किस तरह काम करते हैं। कैंप का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे हम 4 दिन का या 1 हफ्ते का कैंप है, उसमें हम लोग एक जगह उठते, खाते पीते, बात करते हैं। तो सबका बिहेवियर, सबका नेचर, सबका लाइफस्टाइल सब पता चलता है। बहुत करीब से हम आर्टिस्ट को जानते हैं। फिर एक आर्टिस्ट कम्युनिटी में आपका पहचान बनता है। अगर आप काम अच्छा करते हो तो लोग उसी हिसाब से आके मिलते हैं, अच्छे आर्टिस्ट मिलते हैं। फिर आपको कोई ग्रुप में ऐड करते हैं, दूसरे आगे कोई कैंप के लिए आपका नाम रेफ़र करते हैं। तो प्रोफेशनल ग्रोथ में ये बहुत काम आता है, बहुत मतलब अहमियत है इसका रोल।
यही कहूँगा, इंडिया और एब्रॉड में जो कैंप हम पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ ख़ास एक अलग खुशी मिलती है जब हम एब्रॉड जाते हैं। मुझे याद है जब हम शुरुआत किए दिल्ली से, फिर मुझे इंटरनेशनल कैंप के लिए 5, 6, 7 साल बाद कभी ऑफ़र मिला। और कभी कभी ये होता है कि हम इंडिया से ही आर्टिस्ट पूरा एक ग्रुप जाके बाहर कैंप करके आते हैं। कोई एक ऑर्गेनाइज़र होता है, कोई वो हमको लेके जाते हैं और कैंप वहीं होता है। और जब वहाँ पर कोई जैसे इंटरनेशनल कोई संस्था है, कोई एकेडमी या कोई गैलरी हमको बुलाते हैं, तो वहाँ का लोकल आर्टिस्ट के साथ कैंप करवाते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग मैं अभी लास्ट पेंडेमिक से पहले 2017 में वहाँ रोमानिया गया। वो ऑल ओवर वर्ल्ड 29 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे और उसमें अपने आप को शामिल करके बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इंडिया से शायद मैं अकेले था, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और हर कंट्री से एक एक आर्टिस्ट आए थे। हर कंट्री का उनका काम करने का तरीका, आर्टिस्ट का सोचने का या आर्टिस्ट का जो लाइफस्टाइल, वो सब जगह का अलग अलग है। तो इजिप्ट का एक आर्टिस्ट आया था, वो अलग टाइप का काम कर रहा था, उसका काम करने का तरीका अलग है। वो रात में काम करता था या सुबह सुबह पेंटिंग करेगा। और ये सब चीज़ है एक्सपीरियंस। और मैं कह रहा हूँ कि इंडिया से हम बाहर तभी जा पाएंगे जब अपने जगह पे पहले हम नाम कमाए, लोग यहाँ अपना पहचान बना पाए, फिर आगे का रास्ता सब क्लियर होता है। कैटलॉग का बहुत इम्पोर्टेंस है कि कैटलॉग बनाना, मैं बहुत आर्टिस्ट को देखा जो शो वगैरह करते हैं, एक फ़ोल्डर बना देंगे, 1 फोल्ड की फ़ोल्डर टाइप का कैटलॉग। तो उसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इनिशियली ठीक है, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो फ्रेशर है, अभी पास आउट हुए हैं कॉलेज से, उनको मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके कैटलॉग बनाओ, लेकिन आगे जाके जितना हमको पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कैटलॉग के थ्रू, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जितना भी मेरा शो एग्जीबिशन है, मैं कैटलॉग बहुत अच्छा क्वालिटी का, अच्छा एक स्टैंडर्ड कैटलॉग बनाता हूँ, जो कि टेबल पे भी पड़ा रहेगा कहीं तो किसी को भी मन करेगा देखने के लिए। जैसे एक मैगजीन होता है, अगर मैगजीन का कवर अच्छा है तो देखने को मज़ा आता है, लोग अपने आप मतलब कोशिश करते हैं देखने के लिए। तो कैटलॉग ऐसे बनना चाहिए। तो मेरा एक एक्सपीरियंस किस्सा मैं सुना रहा हूँ। मेरा 2017 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में मेरा सोलो शो था, तो मैं 400-500 कैटलॉग लेके गया था। बहुत अच्छा कैटलॉग बनाया था मैंने। और वहाँ तो पब्लिक काफ़ी मात्राओं में आते हैं। तो जैसे कैटलॉग मेरा 3-4 दिन ख़त्म होने लगा, तो मेरा जो स्टाफ था, मैं उसको बोला, यार अभी ना कैटलॉग थोड़ा कम दिया करो, स्टूडेंट्स वगैरह को थोड़ा कम दो, या जिसको ज़रूरी है वो लेगा, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं ज़रूर देना, क्योंकि जहांगीर में काफ़ी फॉरेनर्स विजिट करते हैं। तो मुझे याद है एक फॉरेनर आया था, वो स्विट्ज़रलैंड से। तो मेरा काम देख के, मेरे साथ कोई बात नहीं किया, काम देखा, 10-15 मिनट घुमा, फिर कोई मेरे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, बस वो जा रहा था। मैं फिर उसको कैटलॉग दिया। और मैं हर समय कहता हूँ कि आप विजिटिंग डायरी में ज़रूर उनका नाम लिखना है, कमेंट्स लिखना है, तो मैं देता हूँ विजिटिंग डायरी। तो अपना लिखे। फिर मैं पूछा, इतना देर पेंटिंग देखे तो बोला नहीं, ओ कि जब कैटलॉग दिया बोला, ओ इट्स फॉर मी। मैं कहा यस इट्स फॉर यू। तो बहुत खुश हुआ, थैंक यू बोल के गया। ठीक है, मेरा शो ख़त्म हुआ, लगभग मेरा सारे अच्छा सेल हुआ था उस समय, कुछ पेंटिंग मेरा बच गया था। फिर मेरा शो के बाद मैं देखा कि एक मेल आया है, जस्ट 6-7 दिन बाद। शो उस समय ख़त्म हो चुका था। तो कैटलॉग लेके वो स्विट्ज़रलैंड गया, उसका वाइफ को दिखाया।
तो उसको वाइफ को एक पेंटिंग पसंद आया उसी में से, और लकीली जो पेंटिंग पसंद आया वो मेरा बचा हुआ था पेंटिंग। तो फिर वहाँ से वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट हुआ, वो पेंटिंग वो लिए हैं। तो देखो एक कैटलॉग ही काम किया। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जीबिशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम लोग किसी को मतलब एग्जीबिशन देखनी हो या एक कैटलॉग के थ्रू कहीं लाइब्रेरी में है किसी के, या कोई अपने घर पे भी अपना शोकेस में अगर अच्छा कैटलॉग होता है तो रखते हैं। फिर उसका कोई भी आता है कैटलॉग, हो सकता है आपके लिए जो लेके गया है वो हो सकता है इतना नहीं देखा होगा, उसके बाद में उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है या और भी जो रिलेटिव्स है, दोस्त है, वो सब देखते हैं। तो फिर ये एक पब्लिसिटी का एक माध्यम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कैटलॉग के थ्रू अपना काम दिखा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मेरा एब्रॉड में शो था न्यूयॉर्क में, वो न्यूयॉर्क आर्ट एक्सपो 2016 की बात कर रहा हूँ, और ये मेरा पहला सोलो शो था वहाँ, और फर्स्ट टाइम मैं गया था न्यूयॉर्क। मुझे कोई एक्सपीरियंस पहले का नहीं था, किस तरह होता है क्या है। इतना ह्यूज मतलब वो एग्जीबिशन था, एक्सपो, उसमें कम से कम पूरा एग्जीबिशन देख के घूम के आने में 3-4 घंटा लगता था, और अगर अच्छे तरीके से देखे तो। और उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे एक फॉरेनर अमेरिकन कपल आए थे मेरे शो में, और वो विज़िट कर रहे हैं। अचानक आके मेरे स्टॉल में वो चुप हो गए, देखना शुरू कर दिए पेंटिंग चुपचाप, मुझे कुछ नहीं पूछे, बस एक पेंटिंग के पास टिक गए। तो मैं सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, ज़रूर कुछ सिरे में उनको पूछा फिर कि मैं आई हेल्प यू। नो नो, यू आर एंजॉइंग योर पेंटिंग, वेरी नाइस पेंटिंग, वेरी अट्रैक्टिव। तो ठीक है, मैं फिर डिस्टर्ब नहीं किया। वो बहुत देर तक 2 पेंटिंग के साथ, वो एक बड़ा पेंटिंग एक मीडियम साइज पेंटिंग, दोनों को देख रहे हैं। कम से कम वो 15-20 मिनट से ऊपर रहे होंगे, और कुछ मुझे ना पूछे, कुछ नहीं। ये पेंटिंग आगे जाके देख रहे हैं, पीछे जाके देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। प्राइस भी शायद मेरा टेबल पे था, प्राइस लिस्ट वो देख लिए होंगे। फिर मुझे कुछ नहीं पूछे, फिर थैंक यू बोल के चले गए। मैं कैसे सोचा इतना टाइम लिए, फिर ना कुछ पूछे ना। ठीक है, मेरे मन में कुछ और कुछ है, मैं सोचा कि चलो ऐसे भी यहाँ का क्लाइंट ऐसे होते होंगे, यहाँ का विजिटर्स तो पेंटिंग को बहुत बारीकी से देखते होंगे। फिर मैं ऐसे ही 2-3 घंटे बाद वो पूरा एक्सपो चक्कर लगा के सारे पेंटिंग देख के, फिर मैं देख रहा है कि मेरे वो मतलब उसी मेरे तरफ ही आ रहे हैं, मेरे स्टॉल की तरफ। तो मैं कहा कि ये फिर आ रहे हैं, कि हो सकता है और कहीं जाएंगे, मेरे स्टॉल में ही घुसे। जब फिर उस समय पे और 5-10 मिनट वो देख रहे हैं, फिर मैं सोचा कि इनको लेना ही है ज़रूर। फिर मैं थोड़ा इंटरफेरेंस किया, उनके बीच में जाके पूछा, तो बोले हाँ वी सॉ योर प्राइस बट इट इज़ वेरी हाई प्राइस, वी कांट अफोर्ड दिस प्राइस। फिर मैं उनका प्रॉब्लम था कि मुझे लगा कि थोड़ा वो डिस्काउंट मांगने में शर्मा रहे हैं या कुछ है, तो वही बोले कि इतना प्राइस हाई है। तो मैं कहा कि ठीक है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर उनको वो कहना था कि हमारा बेडरूम के लिए एक पेंटिंग चाहिए, और मेरा एक वो लेटी हुई लेडी थी उसके ऊपर, और एक ड्राइंग रूम के लिए पेंटिंग चाहिए थे। वो कंफ्यूज हो रहे थे कि दोनों लें कि एक लें, दोनों उनके बजट से बाहर हो रहा था। तो फिर मैं उनको कहा कि अब दोनों लेंगे तो ये मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट, लेकिन वो उसमें उनको सूट नहीं कर रहा था, तो एक पेंटिंग लिए। यही कहे कि पूरा एक्सपो हम लोग देखे, बहुत सारे पेंटिंग, मतलब एक से एक पेंटिंग थी, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की, मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक्सपो। लेकिन उसमें वो आके मेरा पेंटिंग ही दोबारा सारे गैलरी घूम के, सारे गैलरी या स्टॉल्स एग्जीबिशन देखने के बाद फिर वो मेरे पेंटिंग ही लेने आए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और बाहर जाके ये एक्सपीरियंस होना एक मायने रखता है। तो ये एक मेरा एक यादगार एक्सपीरियंस में से एक है।
अच्छा लगता है जब कोई अपना लाइन से बाहर दूसरे प्रोफेशन के लोग जब अपना काम पसंद करते हैं, आर्टिस्ट को मिलने आते हैं, काम लेना चाहते हैं। ऐसे ही मेरा एक एक्सपीरियंस रहा 2019 में। मेरा शो था दुबई में। उस समय इंडिया से कॉल आया और वो था सोना महापात्र, एक बॉलीवुड बहुत रिनाउंड सिंगर है। उनका गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके। और जब वो फ़ोन की बताया कि आप कहाँ पर हो, मैं कहा कि अभी तो मैं दुबई में हूँ, 25 तारीख को मैं आती हूँ, दिल्ली आ रही हूँ, आप उस समय तक आ जाओगे? मैं कहा हाँ, तब तक मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैं वो 25 को आई थी दिल्ली। जब आई फिर मेरे स्टूडियो में आई। जब आई तो उनके टीम थे साथ में और एक दो लोग थे साथ में। तो आने के बाद उनको पहले तो स्टूडियो बहुत अच्छा लगा। फिर जब वो मेरे अंदर आई, काम देखी, काम सारे उनको बहुत पसंद आया। सब मेरे इनकम्प्लीट ही रहता है ज़्यादातर काम, तो एक काम बहुत ही पसंद आया तो बोले कि ये मुझे लेनी है और कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए। मैं कहा ये 1 महीना लगेगा। और बोले ठीक है, ये मैं ले रही हूँ। तुरंत तो बुक की है। उसके बाद बोली मैं इसीलिए नहीं आया था पेंटिंग खरीदने का, तो मैं सोचा ही नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए ले रही हूँ। मेरे नया घर बन रहा है और उसमें मैं लगाऊंगी। और वो बोली कि इसीलिए मैं आई थी कि मैं आपका काम, मैं पूछा है आप कहाँ से मेरा नंबर मिला, पहली बार आप कहाँ काम देखी? तो वो बोले कि कैटलॉग में मैं देखा और उनके सिस्टर के यहाँ शायद वो गई थी, वो कैटलॉग मेरा वहाँ पड़ा था। और उसमें जो रेड हेयर लेडी मेरे पेंटिंग में रहती है, उससे वो इंस्पायर हुई, उनको अच्छा लगा। वो एक गाना पहले बनाई थी, लाल परी मस्ताना। तो वो कहे कि ये पेंटिंग में जो रेड हेयर है ये लाल परी, तो ये आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करना है। फिर वो देखी तो मेरा नाम पढ़ी तो वो पता चला मैं उड़ीसा का ही हूँ। टाइटल से वो समझ गई। फिर मुझे कांटेक्ट किया, उसमें कांटेक्ट नंबर भी था। तो फिर कही कि मुझे एक गाना बनाना है आपका पेंटिंग्स को लेके। तो मैं कहा अच्छा, मुझे अच्छा लगा सुन के। तो मैं कहा मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो बोले कि आप मुझे जितना आपका पेंटिंग्स के फ़ोटोग्राफ्स है, हाई रेज इमेजेस मुझे दीजिए और मैं उसको कंपोज करूँगी। मेरे गाने के जो लिरिक के हिसाब से मैं उसको करूँगी। मेरे डायरेक्टर है, उनसे बात करके मैं फिर आपको बताती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैं फिर दिया सारे गाना उनको, मेरे फ़ोटोग्राफ्स उनको उनकी पेन ड्राइव में दिया। उसके बाद वहाँ जाके वो 2-3 दिन में मुझे फ़ोन की, बोली डायरेक्टर को ये प्रपोज़ल अच्छा लगा और हम करना चाहते हैं। तो उसमें थोड़ा वो टाइम ली। इन बीच में उनके एक शॉर्ट फिल्म भी शूटिंग हो रहा था, सेटअप सोना करके। तो उसके चलते ये गाना, इसमें भी उसका थोड़ा शूटिंग ये गाना का वो डाली थी। और वो फिल्म बहुत अच्छा, ये सिल्वर स्क्रीन में ही रिलीज हुआ था। और उसके बाद फिर ये गाना भी वो बनाए हैं। ये है एक पंजाबी सूफ़ी गाना है, उसमें नित्य खैर मंगा। आप लोग इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, मैं उसमें फेसबुक में डाला था, सोशल मीडिया में डाला था, बहुत लोगों को पसंद आया था। तो एक अच्छा ये रहा। ये सब चीज़ बीच बीच में आर्टिस्ट को बहुत प्रेरणा देती है, बहुत मतलब।
हाँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। अभी दिल्ली में मुझे 21 साल हो गया लास्ट दिल्ली आके। लेकिन हर साल मैं उड़ीसा एक बार या 2 बार तो जाता हूँ। और वहाँ का एक जगह है रघुराजपुर, वो फेमस है पट्टचित्र के लिए। उड़ीसा एक ऐसे राज्य है, वो हर तरह का कला से भरपूर है। हर तरह का आर्टिस्ट आपको मिलेंगे, चाहे वास्तुकला है या पारंपरिक कला जो ट्रेडिशनल पेंटर, और कंटेम्प्रेरी फील्ड में भी उड़ीसा के आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा काम किए नेशनल इंटरनेशनल लेवल में। और मैं वो ट्रेडिशनल फैमिली के बारे में बता रहा हूँ। जो उड़ीसा का ट्रेडिशनल पेंटिंग होता है पट्टचित्र। पट्टचित्र एक परिवार मिलके उसको बनाते हैं। और जो रघुराजपुर है, वहाँ का हर कला का हर परिवार इसी में, मतलब इस ये पट्टचित्र में वो मतलब शामिल होते हैं। पूरा परिवार मिल के एक पेंटिंग बनाते हैं। हर वर्ग के जो आर्टिस्ट हैं, परिवार के सदस्य हैं, सब मिल के एक पेंटिंग पूरा करते हैं। और उसमें बहुत टाइम लगता है, 1 महीनों लग जाता है। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कुछ जो गाइड्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, वो टूरिस्ट को लेके आते हैं, फॉरेनर्स को लेके आते हैं, और उनसे बहुत कम पैसा में, कम दाम में खरीद के, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो तो ब्रोकर, जो मिडिल मैन वो कमा रहा है। आर्टिस्ट को बहुत ही कम मिल रहा होगा। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा पेंटिंग भी जो 2-3 महीना लग के वो करते हैं, उसको हार्डली 4-5 हज़ार मिलता होगा। तो उसमें एक ही मुझे लग रहा है कि लैकिंग है उनके पास, जो कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने के, जो भाषा की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। उनको एक फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर वो थोड़े ऐसे पढ़े लिखे हों तो ये सब चीज़ तो खुद डील कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट की ज़माना है, सोशल साइट के थ्रू वो लोग काफ़ी अच्छे ये में अभी कुछ मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं ऐसे। लेकिन मैं जब भी गया, कई बार ये चीज़ मैं महसूस किया कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको सही मायने में उनका मेहनता भी नहीं मिल पाता है। और मुझे सबको यही कहना है कि अब सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं, इंडिया में हर जगह, हर स्टेट में जो ट्रेडिशनल पेंटर्स हैं, उनको हम लोग को किसी भी तरह प्रमोट करना चाहिए। इन द सेंस, हम लोग अगर उनसे डायरेक्ट काम लें या किसी को सेल करवाए, कोई गैलरी भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और सरकार भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। सब मिल के ही हम लोग एक चीज़ को मतलब सक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।